नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोज सोलंकी। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे करी जाए, यानी यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करी जाए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर कैलेंडर अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें दो डेट्स गिवन है, एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी प्री की और दूसरी मेंस एग्जामिनेशन की। प्रीलिम्स 13 जून को होगा और मेन एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा लंबा चलता है, उसमें कई सारे पेपर्स होते हैं, इसलिए ये काफ़ी लंबा चलता है और उसका बाद में कमीशन स्कीम कमीशन बाद में अनाउंस करेगा। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल एक ही दिन में खत्म होता है, तो उसका डेट है 13 जून 2021। इस एग्जामिनेशन के 3 लेवल हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन रिटन होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट बनने के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। जो मेरिट बनने के लिए मार्क्स काउंट किए जाते हैं वो मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के काउंट किए जाते हैं। मेंस के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, वो हैं 1500 और पर्सनैलिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो हैं 100। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो मेंस को दिया गया, पर्सनैलिटी टेस्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है इस एग्जामिनेशन के अंदर। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए ज़्यादा फोकस मेंस पे करना रहता है अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो। ये वीडियो मेनली प्रीलिम्स पे फोकस है, मेंस के लिए ये वीडियो नहीं है। मेंस के लिए कभी और वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी नज़दीक है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि एक इसका पैटर्न कैसा होता है, ये एग्जामिनेशन कैसे होता है और इसके लिए तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना होगा, सो दैट कि हम इसको क्वालिफाई कर सकें। अगर प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है मेंस और इंटरव्यू का। इसलिए आज अभी ये मार्च चल रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम अभी रह नहीं गया है, इसलिए अब फोकस हर कैंडिडेट का होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज 1 और पेपर 2 जनरल स्टडीज 2। उसको हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। सी सेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले हम पेपर 2 या सी सेट की बात करेंगे। सी सेट का जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे यानी 2 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स है इसके 200 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होंगे 100। इसका मतलब ये हुआ ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एग्जामिनेशन के बारे में ये है, इस पेपर के बारे में ये है, ये पेपर 2 सी सेट केवल क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो कमीशन ने डिसाइड किया है दैट इज 33%। अगर आपके 33% मार्क्स आएंगे तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके मार्क्स 50% आते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर में जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो ऐड किए जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपके 33% आए या 50% आए या 60% आए वो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बस इतना है कि आपके मार्क्स 33% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये है पेपर 2 के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं पेपर 1 के बारे में, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर, जनरल स्टडीज 1। अगेन इस पेपर के लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 घंटे ही है, 2 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 200 हैं, लेकिन इस पेपर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं ओनली 150। पेपर 2 में 200 थे, लेकिन अभी इस वाले पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो होंगे 150। इसका मतलब ये हुआ कि ईच क्वेश्चन विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 1.33 मार्क्स। 1.33 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए अलॉट किए जाएंगे इसके लिए। इस पेपर में आप जितना भी स्कोर करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना रहता है।
और पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप मोर देन 100 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस एग्जामिनेशन को, इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की, सो दैट कि आप मेंस लिख सकें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 105 क्वेश्चंस आपके ठीक हों। तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मेंस लिखने से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात जो इस एग्जामिनेशन के बारे में है कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है दैट इज 1/3। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर के लिए है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। दोनों जगह आपको अगर कहीं भी, दोनों पेपर में कहीं भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स में से वो 1/3 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का 1/3 मार्क्स जितना भी है, जैसे कि मान लो पेपर 2 में एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो उसका 1/3। अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं 1.33, तो 1.33 का 1/3 मार्क्स आपका माइनस कर दिया जाएगा आपके टोटल स्कोर में से। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी आप जब टिक कर रहे हैं एग्जामिनेशन में तो बड़े ध्यान से टिक करें और गलत ना करें। जहां तक हो सके अवॉइड करें कि आप मिनिमम गलतियां करें, कम से कम गलतियां करें, सो दैट कि नेगेटिव मार्किंग आपको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप उसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप बार बार उसको रिवाइज करते हैं तो आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट जब आप कुछ एलिमिनेशन टेक्निक भी अपनाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो भी जो रिवीजन आपने किया है वो एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए अगर आप नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, कम पढ़ें, रिवीजन ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की, जो कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है। पेपर 1 का जो सिलेबस है, पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 की बात करेंगे। प्रीलिम्स में पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज 1, कमीशन ने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, थर्ड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, public policy, rights, issues, etc. Economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives, etc. General issues on environment and ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. इसका मतलब ये हुआ कि आपको environmentalist नहीं बनना है, आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको कोई PhD नहीं करनी है। ऐसे इश्यूज की जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट को, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट को जो पता होने चाहिए वो आपको पता होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल साइंस। अब हम एक एक करके ये देख लेते हैं कि कैसे इनकी तैयारी करी जाएगी। तो देखिए, पहला ही टॉपिक था करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके लिए देखिए कोई बुक स्पेशली नहीं आती है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस आप ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण अगर मिल सकता है तो राष्ट्रीय संस्करण इसका पढ़ें, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और मैं इसमें एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके आप नोट्स बना लें। अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है। बाकी जो भी मटेरियल तो मेरे मार्केट में बहुत मिलता है, लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता जो हमने खुद नोट्स बनाए होते हैं। अगर हम उससे पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और आपको एग्जामिनेशन में भी काफ़ी वो हेल्प करता है।
इसके अलावा मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत सारी साइट्स लोगों ने चला रखी हैं जो कि मंथली पीडीएफ, करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ डालते हैं। वो मंथली पीडीएफ डिवाइडेड रहती है पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इस तरह से वो डिवाइडेड रहती है। तो आप कोई भी एक साइट को फॉलो कर सकते हैं जो कि मंथली पीडीएफ करंट अफेयर्स के लिए डालती है। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ, पहले मैं कह रहा हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाइए, और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स को आप पढ़िए जो कि मंथली पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ कुछ न्यूज़ आप छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि उस पेपर में वो न्यूज़ नहीं आई हो। तो मंथली पीडीएफ वाले क्या करते हैं कि वो सारा कंपाइल करते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं वो वहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपका रिवीजन हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। दूसरा फायदा ये होता है कि जो आपने छोड़ दिया है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो यहाँ से आप उसको, जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये मंथली पीडीएफ और न्यूज़पेपर आप पढ़िए। पेपर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि मंथली पीडीएफ जब है तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाए, वो तो पहले से ही बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में हमको नोट्स टाइप से दे दिया गया है, ये है। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो मंथली पीडीएफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, आपको छांटना पड़ जाएगा कि आपके लिए काम का क्या है और आपके लिए काम का क्या नहीं है उसमें से। दूसरा, आपका केवल एम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना नहीं है, आपका एम है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों को आपको फेस करना है, क्वालिफाई करना है और अधिकारी बनना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या होता है कि आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एस्पेक्ट पे आप एक अपना व्यू बनाने में सक्षम होते हैं, तो चाहे वो मैटर इंटरनेशनल हो, चाहे वो मैटर नेशनल हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो नोट्स बनाएं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, यहां से आगे जो भी टॉपिक है उन सब के लिए एनसीईआरटी रिकमेंड करी गई है। सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। लोग कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ो तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप यहाँ से फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन जो भी आएंगे सबके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपका बेस एनसीईआरटी ही होना चाहिए। इसके अलावा एक कोई सप्लीमेंट्री बुक मैं रिकमेंड करूंगा जो कि आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा बुक्स पे आपको फोकस नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, कम सोर्सेज से पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। इसलिए एनसीईआरटी को बेस बनाइए। एनसीईआरटी के अलावा एक स्टैंडर्ड बुक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फॉलो करिए, बस। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी आप इसको नाम दें, उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए क्लास 7 to 12। इसके साथ जब देखिए, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये बच्चों के लिए लिखी गई हैं, क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चे होते हैं, आपको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब भी आप कुछ भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ऐसे नहीं कि केवल आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, आप उसको इस तरह से पढ़िए कि जब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा उस एनसीईआरटी में से, तो आप वो जो लिखा गया एनसीईआरटी में वही आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर दे पाए। आप उसके लिए एनसीईआरटी के नोट्स, अगेन देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के आप नोट्स बना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी के अलावा इसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो आप पढ़ें। अगर आप ये दोनों एनसीईआरटी क्लास 7 to 12 और स्पेक्ट्रम अगर ये आप दोनों पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप हिस्ट्री में से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा।
आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगेन देखिए, इसके लिए भी क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए। वो आपके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखे हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप एटलस ले लीजिए, जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। देखिए, एटलस दो टाइप के आते हैं, एक होता है स्टूडेंट एटलस और एक होता है स्कूल एटलस। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए। इस स्टूडेंट एटलस से आपको क्या करना है, इसमें से आपको ज़्यादा जो फोकस रखना है वो इंडिया की ज्योग्राफी पर रखना है। उसमें आपको ये देखना है रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ये देखना है कि कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, उनकी बाउंड्रीज किससे शेयर हो रही हैं, कौन सी वाटर बॉडीज हैं, जो कि वाटर बॉडीज के बारे में आपको एटलस से ही देखना पड़ेगा। लोकल वेन्स, करेंट्स, ये सारी चीज़ें आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से आप तैयार कर सकते हैं। फोर्थ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके लिए देखिए, न्यूज़पेपर आप जैसा मैंने बोला आप पढ़ रहे हैं, उसमें से आप नोट्स बनाते रहिए। इसके साथ जो स्टैंडर्ड बुक, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं इसके लिए, और इनफैक्ट पढ़ना चाहिए, उसी को आप पढ़िए। वो बुक बिल्कुल नोट्स है, एकदम नोट्स बने हुए नोट्स हैं। उसके लिए आपको कोई भी किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियो चलते हैं लक्ष्मीकांत के नोट्स और ये वो, आप केवल बुक पढ़िए, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। इसके साथ न्यूज़पेपर में जो करंट में जो चल रहा है, वो पॉलिटी में जो भी हो रहा है देश के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर जो भी हो रहा है, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे तो आर्टिकल 16(3) के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ है वहाँ की विधानसभा में। क्या एक्ट पास हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें हरियाणा के लोकल लोगों के लिए, लोकल पब्लिक के लिए रिजर्वेशन दिया गया, 75% रिजर्वेशन। तो अब ये कौन सा आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 16(3) में इसके बारे में कहा गया है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 16(3) में करी गई हैं। तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपको पूरे पॉलिटी के बारे में नॉलेज मिलेगी, लेकिन जो करंट में चल रहा है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कि क्योंकि देखिए, जो करंट में जो चीज़ें रहती हैं वो कमीशन सीधा सीधा वो पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को यही पूछ सकता है कि आर्टिकल 16(3) क्या है, क्योंकि अभी करंट में चल रहा है। दूसरा, अभी आपने एक देखा होगा कि कुछ एडिशनल जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो वो दैट इज आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 में एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है। तो ये पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग्स में कि आर्टिकल 224 क्या है, ऐसे करके। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि अभी करंट में पॉलिटी में क्या चल रहा है। इनफैक्ट जो आपको रटना है, जैसे आर्टिकल्स आपको रटने हैं, वो भी आपको बहुत कुछ करंट अफेयर से न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इसके लिए बहुत जरूरी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए। देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये दो टॉपिक अलग अलग टॉपिक हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो फोकस करना है, जो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, वो फोकस करना है केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। आप इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करेंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं तो करने को कर सकते हैं, क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, आपको बेनिफिट उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। इसलिए आप केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करिए। इसके अलावा
इसमें हमें बुक्स क्या पढ़नी है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ना उससे इतना पूछा जाता है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आप पढ़ें। इसके अलावा जो बजट है यूनियन का और उत्तर प्रदेश का, यूपी का, दोनों का बजट आप ठीक से पढ़ें। इस बजट को आप क्या कर सकते हैं कि साइट पे जाके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको लोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ लोड कर सकते हैं और उसमें से जो मेन मेन पॉइंट है आप उसको याद कर लें। वैसे मैं भी एक वीडियो इसका बनाऊंगा, यूनियन बजट का भी और उत्तर प्रदेश के बजट का भी। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारा डेटा दिखाया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि उतना कमीशन जाके डेटा पूछता है। उतना डेटा ना तो कोई याद रख पाता है और ना कमीशन उनको पूछता ही है। तो बड़ी सावधानी से आपको डेटा इसमें इकोनॉमी में याद करना होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठते हैं, वो उसको तैयार करते हैं। इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे आया था, इससे पहले भी इकोनॉमिक सर्वे आया था, इससे पहले भी आया था। तो आपको इस तरह के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं वो लास्ट के 3 साल के कम से कम इकोनॉमिक सर्वे आपको तैयार करने होते हैं। और वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको हर डेटा याद नहीं करना, हर कुछ याद नहीं करना, बहुत सेलेक्टिव आपको पढ़ना है। इसका 3 साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे, वो बाद में आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन आती हैं, आपने सुना भी होगा, वो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको लोड कर सकते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा अंदर जाके आपको आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा डेटा उसमें से याद नहीं रखना है। आपको केवल कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही उनमें से तैयार करने हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छे से, इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। देखिए इकोनॉमी के साथ में इसमें सोशल डेवलपमेंट भी है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से वेलफेयर के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो वो भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए छठवां हमारा टॉपिक था वैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, लेकिन मैंने क्या किया है कि उसको 7th पोजीशन पे रखा है और जो साइंस 7th पोजीशन पे था मैंने उसको 6th पोजीशन पे रखा हुआ है। उसका रीजन है जो कि अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आता है। देखिए जनरल साइंस के लिए अगेन वही एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो करंट में जो कुछ साइंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप न्यूज़पेपर और जो पीडीएफ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनसे भी आप ये पढ़ सकते हैं। क्या चीज़ें जो हमें न्यूज़पेपर से साइंस, जनरल साइंस के अंदर हमको पढ़नी है, तो वो है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड, स्पेस से, यानी इसरो ने क्या किया। जैसे अभी उन्होंने कुछ लॉन्च किया है पीएसएलवी से, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली डिफेंस के फील्ड में जैसे कि कोई नई मिसाइल लॉन्च हो रही है या उसका कोई टेस्ट हुआ है, डीआरडीओ ने कोई नया टेस्ट किया है, कोई नई मिसाइल बनाई है, ऐसा कुछ, तो वो आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा, जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ से या फिर पीडीएफ से भी मिल सकता है। तो डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, आजकल तो कोरोना का वो चल रहा है तो वैक्सीन के ऊपर बहुत कुछ आ रहा है कि ये mRNA वैक्सीन है तो ये किससे बनी है, तो कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस तरह की न्यूज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ये कहाँ से आपको तैयार करना है, ये न्यूज़पेपर से या जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आपको वहाँ से इसको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो कि थ्योरेटिकल है और एक वो जो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। थ्योरेटिकल वो जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे, वो आपको करंट अफेयर्स में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो वो एनसीईआरटी आप ऑलरेडी साइंस में पढ़ चुके हैं, जो 7 से लेकर 12 तक की जो साइंस है उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो उसमें से इसके लिए स्पेसिफिकली क्या है, ज्योग्राफी की जो 11th-12th की एनसीईआरटी है वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11 की जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको बाद में रखा है।
और क्लास बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ये इससे आपका क्या होगा कि जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो करंट अफेयर्स में जो कुछ चल रहा है उसके लिए आप वही न्यूज़पेपर या पीडीएफ से आप उसको तैयार कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर करंट इश्यूज क्या क्या चल रहा है। जैसे कि अभी एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे सिमली पार्क उड़ीसा में, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में आग लगी हुई, जंगल की आग लगी हुई है वहाँ पे। अब ये इश्यू ये क्या है, ये पूछ सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में अभी फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो अब ये क्या है, ये एनवायरनमेंट का इशू है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये केवल आपको न्यूज़पेपर से ही मिल सकता है। तो इसलिए इसके लिए आपको अगेन वही न्यूज़पेपर। तो आप अगर आपने देखा कि जहाँ भी जो भी आप टॉपिक ले लो 1 से लेकर 7 तक, आप देख रहे हैं कि हर जगह न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। हमने इसमें ये देखा कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मैं दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ें। मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स रिकमेंड भी नहीं करी हैं, ओनली एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक्स पे आप फोकस मत करिए। जो आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे, जो आप करंट अफेयर्स कलेक्ट करेंगे न्यूज़पेपर से या पीडीएफ से, उनके भी जो आप नोट्स बनाएंगे उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, जो कि कमीशन ने नहीं कहा है, जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, वो क्या है, सेंसस जो जनगणना होती है उसमें वो आपको उसको कुछ डेटा पूछ लेते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वो आप मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी पतली पतली सी बुकलेट टाइप की मिलती हैं, उसमें सारा डेटा रहता है। वहाँ आप कुछ कोई भी किसी भी पब्लिशर का आप खरीद सकते हैं और वहाँ से सेंसस एंड अर्बनाइजेशन वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यूपी स्पेशल की वाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप खरीद लें। उसमें यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ उसमें रहता है, तो वो भी आप खरीद लें। यूपी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये वाणी पब्लिकेशन वाली बुक से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत मोटी बुक नहीं है, आप उसको खरीद सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखा गया है कि पीसीएस की परीक्षा में, इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो पहले कमीशन किसी न किसी एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं, सो दैट अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे हैं वो सब ये करके जाते हैं और उनमें से एक भी क्वेश्चन वो गलत नहीं करते हैं। अगर वो गलत नहीं करते हैं और आप गलत करते हो तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आप लगा सकते हैं उतने आप लगा के जाएं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स सिलेबस पेपर 2 की। जो कमीशन ने दे रखा है उसमें 8 टॉपिक दे रखे हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब दे रखा है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल, जनरल हिंदी अप टू 10th लेवल, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स। इस सब के लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों ने 10th लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी एक बुक लेके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप सीख सकते हैं और रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत उसमें से देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यूपी बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की आप 10वीं क्लास तक की, 10th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश और हिंदी की किताब आप फॉलो कराएं। बस, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएट जितने भी हैं वो ये सारा का सारा पेपर आराम से सॉल्व करने के काबिल है।
वो सभी लोग आराम से 33% मार्क्स ले आते हैं अक्सर केस में। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा इस पर फोकस करिए। आप अगर मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है तो 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स आप देख लीजिए। एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए भी आप 10th लेवल तक की कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप आराम से 33% जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 2 के लिए, वो आप ला सकते हैं। बस इतना ही, इसके साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ।